यह पुस्तक है हमारा राजस्थान, कक्षा 6 की पुस्तक है। आपने पढ़ी होगी, यदि नहीं भी पढ़ी है तो आज हम इस पुस्तक को एक रिवीजन क्लास के माध्यम से सभी अध्यायों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। पहला अध्याय से शुरू करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना देश भारत है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। 28 राज्य हैं। सभी राज्यों की जो राजधानियां हैं हमें याद होनी चाहिए। अपने राजस्थान की बात करें, इसकी राजधानी जयपुर है। ये राजधानियां सभी आपको याद होनी चाहिए, मानचित्र बनना आना चाहिए। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कब निर्धारण किया गया था? 1947 में भारत पाक बंटवारे के तहत जो है इसे निर्धारित किया गया था। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आते हैं? यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो जिले हैं ये याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सभी जिले जो मानचित्र में भरने हैं वो याद होने चाहिए। सबसे उत्तर में अपना श्रीगंगानगर आता है, दक्षिण में बांसवाड़ा आता है, पूर्व में धौलपुर है और पश्चिम में जैसलमेर आता है। पाकिस्तान की सीमा पर लगने वाले कौन कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर जो है ये पाकिस्तान की सीमा पर लगने वाले जिले हैं। स्थिति और विस्तार की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। राजस्थान कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। जो अक्षांशीय स्थिति है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार है कि 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश ये दोनों हैं वो याद होने चाहिए। इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 23 मार्च से 30 दिसंबर, आसान होगा याद रखना। 23 मार्च से 30 दिसंबर उत्तरी अक्षांश और 69 को 69 को 7-8 ने एक साथ पकड़ा, ये पूर्वी देशांतर याद हो जाएंगे। आगे है कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा राज्य है जो भारत के 10.41% भाग पर है। राज्य जो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर राज्य? 10.41% भाग पर है। विस्तार की बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। यानी उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, 869 है। उत्तर दक्षिण की लंबाई जो है वो 826 है। कुल सीमा अपने राजस्थान की जो है वो कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। यहाँ राजस्थान का जो है मानचित्र आपको भरना याद होना चाहिए। कौन से जिले कहाँ आते हैं सभी याद होना चाहिए। जिले एवं संभाग की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। 41 जिले 7 संभाग हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला जो है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला दींग आता है। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर आता है। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो धौलपुर में होता है। संभाग की बात करें 7 संभाग है अपने, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भरतपुर। इसे याद रखने के लिए आप आसानी से एक पंक्ति में याद रखना या नोट कर लेना पे, जो भी आज उदय जय को देखें भरत को बताए। जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, आज से अजमेर, उदय और जय को देखे से कोई जिला नहीं बनता है, भरत को बताए। जो भी आज उदय जय को देखे भरत को बताए। इसमें 7 संभाग आ जाते हैं। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि कौन कौन से संभाग हैं। पहला हम देखते हैं कि जोधपुर संभाग, इसमें 8 जिले आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से संभाग में है जो जिला आता है, याद होने चाहिए। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही। याद रखने के लिए ट्रिक बनी है कि जो फल बालों में पाजा से, जो से जोधपुर संभाग हो गया, जे से जैसलमेर और बा से बाड़मेर और फल से फलोदी, बालों से बालोतरा, में से कोई जिला नहीं बनता है और पाजासी से पाली, जालोर और सी से सिरोही। जो फल बालों में पाजासी याद कर लेना, आसान से ट्रिक है। जोधपुर में 8 जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, वही पुरानी ट्रिक बिग चूहा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ आते हैं। अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं। जो ट्रिक है इसकी अभी नाटो ब्याह कुड़ी। ऐसे अजमेर संभाग हो गया, जिस संभाग से शुरू होता है उसी से जो है वो ट्रिक शुरू होती है। अभी से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टो से टोंक, ब्याह से ब्यावर और कुड़ी से यहाँ पर डीडवाना कुचामन है। तो इसमें अजमेर संभाग में 6 जिले आते हैं, अभी नाटो ब्याह कुड़ी। उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ट्रिक के माध्यम से देखें कि उदय प्रताप रांची के समुद्र में डूबा। उदय प्रताप रांची के समुद्र में डूबा, तो यहाँ पर उदय से उदयपुर संभाग हो गया, प्रताप प्रतापगढ़ हो गया, राज से राजसमंद और ची से चित्तौड़गढ़ हो गया, समुद्र से सलुम्बर हो गया और डूबा से डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया। ये 7 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। उदय प्रताप रांची के समुद्र में डूबा। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में 7 जिले कौन कौन से आते हैं? जदों असी खेती में जूमे कठपुतली की तरह। इसमें देखें तो यहाँ जयपुर, दौसा और असी से अलवर और सी से सीकर और खेती खेतल तिजारा, जुमे से झुंझुनू और कठपुतली यानी कोटपुतली, भैरोड़, ये जो 7 जिले हैं जयपुर संभाग में आते हैं। याद क्या रखना है? जैसे जयपुर संभाग हो गया, जदों असी खेती में जुमे कठपुतली की तरह। 7 जिले जयपुर संभाग में आते हैं। अब आता है कोटा संभाग, वही पुरानी ट्रिक, कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ये 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं। भरतपुर में 5 जिले जो हैं वो आते हैं। कौन कौन से? यहाँ से भरतपुर संभाग, भरत, दोलू, सवाई कड़ी मेहनत करते हैं। भरतपुर, दोलू, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कड़ी, क से करौली और डी से डींग हो गया। भरत, दोलू, सवाई कड़ी मेहनत करते हैं। ये संभाग हो, ये 7 संभाग हैं वो आसानी से याद हो जाते हैं। इसके जिले दोबारा एक बार देखें तो संभाग के लिए जो भी आज उदय जय को देखें भट्ट को बताएं। जोधपुर संभाग के लिए जो फल बालों में पाजासी, बीकानेर के लिए बिग चूहा, अजमेर के लिए अभी नाटो ब्याह कुड़ी, उदयपुर के लिए उदय प्रताप रांची के समुद्र में डूबा, जयपुर के लिए जदों असी खेती में जुमे कठपुतली की तरह, कोटा के लिए कोजा बाबू, भरतपुर के लिए भरत, दोलू, सवाई कड़ी मेहनत करते हैं। अब देखते हैं पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। एक पंक्ति में देखें तो पंडित हरि यूपी में गुम, यहाँ पर पैसे पंडित हरि से हरि और उत्तर प्रदेश को यूपी कहते हैं, तो यूपी और में से मध्य प्रदेश और गुम से गुजरात हो गया। पंडित हरि यूपी में गुम, यहाँ पर ये 500 जो है राज्य जो पड़ोसी हैं वो आ जाते हैं। उत्तर में पंजाब लगता है, उत्तर पूर्व में हरियाणा लगता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश लगता है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात लगता है। सबसे छोटी सीमा पंजाब की लगती है और सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। जो अध्याय में दिया है उतनी ही जानकारी हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के साथ हमारे जो गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं ये जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, भैरोड़, खेतल, तिजारा, अलवर और डींग, जो 8 जिले हैं वो हरियाणा के साथ लगते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ हमारे 3 जिले लगते हैं, डींग, भरतपुर, धौलपुर, जो 3 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। मध्य प्रदेश के साथ जो हमारे
10 जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ। 10 जिले लगते हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले जो हैं ये मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। गुजरात के साथ 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। यदि आपको मानचित्र भरना यदि आ जाता है तो ये जिले याद अपने आप हो जाते हैं, तो इसलिए मानचित्र भरना सीखें। राजस्थान का इतिहास अगला अध्याय है हमारा। राजस्थान का इतिहास में मरु प्रदेश की बात करें तो ऋग्वेद और पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वृद्ध संहिता में जो है मरु प्रदेश का वर्णन हमें मिलता है। आर्यों का प्रारंभिक जनपद जो है वो मरु प्रदेश रहा था, जिसमें बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है वह मरु प्रदेश में आता है। महाभारतकालीन जो राजस्थान में जनपद हुए महाभारतकालीन, उनमें मरु, जंगल, मत्स्य, सूरसेन, इनका जो नाम है वो मिलता है हमें महाभारतकालीन। मरु, जंगल, मत्स्य और सूरसेन। जंगल प्रदेश जो है उसमें बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का क्षेत्र आता था। जंगल प्रदेश में इसकी राजधानी हरिश्चंद्रपुर और वर्तमान नागौर थी। इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है कि जंगल जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो हरिश्चंद्रपुर थी। और मत्स्य पुराण में इसमें बताया गया कि बलराम और श्रीकृष्ण जो है द्वारका जाते हुए यहाँ पर रुके थे या गुजरे थे। जंगल प्रदेश में मत्स्य पुराण में जंगल प्रदेश के बारे में कहा है कि बलराम और जो श्रीकृष्ण है वो द्वारका जाते हुए यहाँ से गुजरे या रुके थे। मत्स्य जनपद की बात करें तो कोटपुतली, भैरव के मध्य जो है यह मत्स्य राजधानी विराटनगर जो वर्तमान विराट है वह राजधानी थी विराटनगर। इसका वर्णन जो है वो चीनी यात्री युआनचांग के द्वारा किया गया है। तो इस चीनी यात्री के द्वारा जो है विराट का वर्णन किया गया है, तो युआनचांग एक चीनी यात्री के द्वारा जो है विराटनगर का वर्णन किया गया है। सूरसेन जनपद की बात करें, सूरसेन तो यह भरतपुर, धौलपुर और करौली के मध्य यह सूरसेन जनपद था। इसकी राजधानी है वो मथुरा थी। यह थर्ड ग्रेड परीक्षा में पूछा जा चुका है 2023 की। सूरसेन जनपद तो यह मथुरा इसकी राजधानी थी। बयाना जो प्रस्तुति है उसमें सूरसेन राजवंश का वर्णन दिया गया। सूरसेन राजवंश का वर्णन इसमें दिया गया है। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों सिकंदर के समय सूरसेन और सोसेन का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। सूरसेन या सोसेन का उल्लेख सिकंदर के जो समय है यूनानी लेखकों द्वारा किया गया है। कहाँ था यह सूरसेन? भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसकी राजधानी मथुरा थी। पंजाब से जातियां आई, जैसे सीवी, अर्जुनाइन और मालो जो है ये पंजाब से जातियां आई। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के बारे में बताया है कि सीवी जनपद जो है वो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। यह वर्तमान नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है उसे कहा जाता है। यानी सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका या माध्यमिका थी। इसे मेदपाट और प्रागवाट भी कहा जाता था। यानी ये जो सीवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका जो वर्तमान नगरी, और इसे मेदपाट, मेवाड़ या फिर प्रागवाट कहा जाता था। अर्जुनाइन क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर, अलवर का जो क्षेत्र है उसके अर्जुनाइन प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइन का क्षेत्र हो गया। मालवा जो जनपद है उसकी शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था, वर्तमान टोंक, और यहाँ क्षेत्र जो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का युग जो अभिलेख है नांदसा अभिलेख, यहाँ पर जो नांदसा अभिलेख है, नांदसा युग अभिलेख जो है किनकी विजयों का उल्लेख है? मालवों की दिग्विजयों का उल्लेख है। योद्धे जो थे वो राजस्थान के उत्तरी भाग में थे। ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन से जनपद था या फिर निवास करते थे, तो योद्धे निवास करते थे। पतन की जो चर्चा है वह वृद्ध संहिता में दी गई है। मेवाड़, इसकी प्राचीन मेवाड़ जो है वो प्राचीन जो सीवी जनपद था वह क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र था। जैसे उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है ये मेवाड़ क्षेत्र में आता था। यहाँ पर शासन 7वीं शताब्दी में जो राजस्थान निर्माण तक गोहिल सिंसोदिया वंश ने यहाँ पर शासन किया 7वीं शताब्दी से राजस्थान निर्माण तक। और यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसमें नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड जो महाराणा प्रताप के समय में राजधानी रही उदयपुर, ये जो सभी है राजधानी रही है मेवाड़ की। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर ये राजधानियां मेवाड़ की रही हैं। मेवाड़ी जो है यहाँ की प्रमुख बोली है। बागड़ या वागड़ जनपद है, यह दक्षिण राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है यह बागड़ जनपद कहलाता था या वागड़, इसकी बोली बागड़ी है। मारवाड़ की बात करें तो प्राचीन मरु प्रदेश जो है वो मारवाड़ शासन यहाँ पर 7वीं शताब्दी में मंडोर, जोधपुर के गुजर प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया था। हाड़ौती जनपद की बात करें तो हाड़ौती जो क्षेत्र है वो बूंदी कोटा का क्षेत्र था। यहाँ पर मीना जनजाति ने शासन किया और यहाँ जो बुंदा राजा है उसके नाम पर जो है शासन किया गया, और बोली जो है यहाँ की हाड़ौती है। तो हान वंश की हाड़ा शाखा ने भी यहाँ पर शासन किया था। मीना जनजाति ने इसका राजा बुंदा राजा हुआ और यहाँ पर शासन जो है हाड़ा शाखा के द्वारा भी किया गया। डुडार जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो डुडार क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर 12वीं सदी में कछवार राजपूतों ने मीनाओं व बड़गुजरों को परास्त कर नींव रखी थी। कछवार राजपूतों ने, इसकी बोली डुडारी है। मेवात की बात करें तो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वह मेवात क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मेव जाति की अधिकता है। प्रसिद्ध हसन खां मेवाती, ये जो हसन खां मेवाती है मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर का। और हसन खां मेवाती के बारे में कहा है कि खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध जो है सांगा की मदद की थी। किसने की थी? सांगा का सेनापति था ये हसन खां मेवाती, और खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध जो है सांगा की मदद की थी। मान या वल्य क्षेत्र जैसलमेर को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि वल्य या मान क्षेत्र किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। गुजरात जो है वो जोधपुर का दक्षिण भाग जो है उसे गुजरात कहा जाता है। कंठल, प्रतापगढ़ को कंठल कहा जाता था। मालवा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सिक्के का क्षेत्र शेखावाटी, मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। राठ जो है कोटपुतली, भैरोड का क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता। हुन आक्रमणों के कारण 5वीं सदी के बाद गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई थी। क्षत्रप जो है वो प्रांत के मुखिया को क्षत्रप कहा जाता है या फिर राज्यपाल। जो सक जाति के शासकों है तो ये राज्यपाल शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता था। क्षत्रप किसे कहा जाता है? प्रांत का मुखिया या राज्यपाल को। यहाँ जो जनपद देखे योद्धे, यहाँ गंगनगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र, मत्स्य, कोटपुतली, भैरोड, राठ जो क्षेत्र है, जयपुर, डुडार क्षेत्र, मेवात और अर्जुनाई, अलवर, भरतपुर, सूरसेन, करौली, धौलपुर का हो गया। मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर का हो गया। जंगल प्रदेश जो है ये बीकानेर वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पर जैसलमेर को मांड या बल जो क्षेत्र हो गया। मारवाड़ या गुजरात जोधपुर का दक्षिण भाग हो गया। और सीवी और मेवाड़ उदयपुर का जो क्षेत्र हो गया। बागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया। कंठल है प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो गया। मालवा जो है झालावाड़ का क्षेत्र हो गया। हाड़ौती कोटाबूंदी का क्षेत्र हो गया। और मालवा टोंक का क्षेत्र हो गया। इस प्रकार ये जनपद जो है मानचित्र आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगला अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के 2 तरह के स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों को स्थान व घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जैसे अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां, उत्खनन जो है पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोतों में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ ये साहित्यिक स्रोत में आते हैं।
सबसे पहले अभिलेखों को देखें तो अभिलेख जो है वो पत्थर की पट्टिका पर लिखे होते थे। पाषाण जो शिलालेख हैं वो बड़े पत्थर के खंडों पर लिखे थे, पाषाण शिलालेख। जैसे उसके अलावा जो स्तंभ, भवन, गुफाओं, मूर्तियां, स्तंभों, मठों और ताम्रपत्रों पर जो है अभिलेख लिखे होते हैं। शिलालेखों की जो उपयोगिता है वो गद्य पद्य दोनों शैलियों में लिखे गए। इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि की जानकारी हमें मिलती है। प्रस्तुति की बात करें तो प्रशंसा के लिए लिखे गए जो अभिलेख हैं वो क्या कहलाते थे? प्रशस्ति कहलाते थे। प्रमुख अभिलेखों में नगरीय अभिलेख हैं, पंचवा अभिलेख, गठियाला अभिलेख जिसमें प्रतिहारों का इतिहास दिया गया है, किराड़ू अभिलेख, नांदसा युग स्तंभ, बरनाला युग स्तंभ और सामोली शिलालेख हैं। तो यहाँ पर विस्तारित रूप से नहीं दी गई है, जितना अध्याय में दिया था उतनी ही जानकारी हमने ऐड की है। उसके बाद यदि दोबारा वीडियो बनाएंगे तो विस्तारित रूप से करेंगे। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के इतिहास की जानकारी, चिरवा अभिलेख जो है रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है। स्मारकों में चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ और तारगढ़ और कुंभलगढ़ ये महत्वपूर्ण दुर्ग यहाँ पर दिए गए स्मारक में। भवन, राजप्रसाद जो महल हैं, सार्वजनिक भवन, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप ये सभी आते हैं। मुद्राएं, सिक्कों में जैसे सिक्के जो है मुद्राएं राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। राज्य व्यवस्था की शक्ति का सूचक होते हैं सिक्के। उत्खनन जैसे आहड़, रेड, विराट, रंग महल, सांबर और सुखानिया में हमें ये सिक्के या मुद्राएं मिलते हैं। बर्तन और कलाकृतियां जिसमें गणेश और जो नीम का थाना सीकर की सभ्यता है वो ताम्र संस्कृति के हमें यहाँ पर मिलते हैं। जोधपुर, जयपुर और नौबतपुर से हमें काले व लाल रंग के मृतभांड मिलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आहड़, उदयपुर और गिलुंड राजसमंद से हमें प्रस्तर या फलक कला कौशल मिलता है। ताम्र पत्र, छोटे तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए जो लेख हैं, यानी तांबे के पत्र पर जो खोदे गए लेख जो ताम्र पत्र कहलाते हैं। दान पत्र क्या होता है? जो दान पुण्य से संबंधित होता है दान पत्र होता है। ताम्र पत्र शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि प्रकार या नापतोल की जानकारी में ताम्र पत्रों से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों को देखें तो यहाँ पर जैनक द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया। ये सभी जो है महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए हैं। पहले भी पृथ्वीराज विजय जैनक द्वारा लिखा गया जिसमें चौहानों की उपलब्धता का वर्णन किया गया है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया जिसमें चौहानों का इतिहास है। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखा गया। दलपत विजय दलपत सिंह के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखा गया। अचलदास खिंची वचनिका यह शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई। किताब में नहीं दिया था, जो हरे रंग से यहाँ ऐड किया हुआ कुछ भी आए वो जोड़ा गया है, तो आप चेक कर लेना। अचलदास खिंची वचनिका है, शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है। वचनिका जो है खिड़िया जगह के द्वारा लिखी गई है। एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो है कर्नल जेम्स टोड द्वारा, और पश्चिमी भारत की यात्रा जो है यह भी कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वंश भास्कर यह है सूर्यमल मिशन द्वारा, ये बूंदी के महाकवि थे। वंश भास्कर सूर्यमल मिशन द्वारा लिखी गई है। वीर विनोद श्यामलदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वनाथ रेव के द्वारा लिखा गया है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा है। अगला अध्याय हमारा आता है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। उत्खनन की बात करें तो आवास स्थल लकड़ी, अनाज और हड्डी और पत्थर के उपकरण जो है उत्खनन में मिलते हैं। सबसे जो पत्थर के उपकरण है ये प्रारंभिक युग का पता चलता है, जिसे इसे प्रस्तर युग या पाषाण काल कहा जाता है। मानव जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल खाता था। पत्थर की कुल्हाड़ी, गडासा, छुरा जैसे जो उपकरण है ये सर्वप्रथम मानव ने बनाए थे पत्थर से। दूसरा आता है ताम्रकांस्य युग जिसमें कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और आहड़ ये ताम्रकांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। याद रखनी है, प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। लोहयुगीन सभ्यता पूछा गया प्रश्न है, इसमें लोहयुगीन सभ्यताओं में विराट सभ्यता, सांबर सभ्यता, भागोर सभ्यता और रेड ये चार सभ्यताएं लोहयुगीन सभ्यताएं बताई है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है जिसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई। यह है द्वेषवती या सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान में जिसे गंगा नदी कहा जाता है। इसकी खुदाई जो है बीबी लाल और बी के थापर द्वारा की गई थी। इसमें जो खुदाई में प्राप्त हुए मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी व ईंटों की नालियां बनाई गई हैं। लकड़ी और ईंटों दोनों की तरह की जो नालियां हैं हमें मिलती हैं। चबूतरे पर अग्निकुंड यानी वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग के अवशेष हैं वो कालीबंगा में मिलते हैं। ज्योति हुई कृषि भूमि है वो कालीबंगा में मिलती है। गाय के मुख वाले प्याले ये कालीबंगा में मिलते हैं। तांबे का बेल भी कालीबंगा में मिला है। कांसे के दर्पण मिले हैं। हाथी दांत का कंगा मिला है। मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने जो है मिले हैं। पतन का कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन का कारण नदियों का पानी सूखने के कारण, जलवायु परिवर्तन या मरुस्थल का बढ़ना भी माना जाता है। आहड़ सभ्यता जिसे आघाटपुर भी कहा जाता है ये कहाँ है? उदयपुर में है। इसके किनारे हैं आहड़ या बेड़स नदी के किनारे हैं। याद रखना, आहड़ या बेड़स नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। इसका उपनाम ताम्रवती नगरी या तांबावती जो है कहा जाता है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर भी कहा जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आहड़ का जो उपनाम है उसमें ताम्रवती या फिर तांबावती, आघाटपुर और धूलकोट जो है ये किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। उत्खनन में यहाँ पर 1951 में उत्खनन करवाया गया जिसमें मकान पत्थरों व मिट्टी के बने हुए मिले हैं। छत जो बांस व केलू से बनी हुई मिली है। मकान में 4 या 6 चूल्हे जो संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन का हमें संकेत देती है। भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। तांबा पिघलाने के काम में लिया जाता था। उच्च कोटि के चावल जो है यहाँ पर उत्पादित होते थे। लाल और भूरे जो मृतभांड हैं वो आहड़ सभ्यता में मिलते हैं। लाल और भूरे रंग के मृतभांड कहाँ मिलते हैं? आहड़ सभ्यता में मिलते हैं। तस्तरियां, दीपक के धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश से चूड़ियां, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहर जो है आहड़ सभ्यता से मिली है। पतन का कारण इसका प्राकृतिक प्रकोप माना जाता है। अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता। यह वल्लभनगर उदयपुर में है। यह ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। लोहे काल के भी अवशेष 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जैसा जो 11 कमरों का बड़ा भवन जो है यह बालाथल सभ्यता से मिला है। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी और बाण मिले हैं। आभूषणों में कर्णफूल और गले की हार की जो लटकन है वो बालाथल सभ्यता से मिली है। बुना हुआ वस्त्र ये याद रखना है, बुना हुआ वस्त्र बेराट और बालाथल सभ्यता से मिला है बुना हुआ वस्त्र। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना शिकर में स्थित है। यह ताम्र संचयी संस्कृति कहलाती है। ताम्र उपकरण जो बहुतायत में मिले यहाँ तांबे के बाण, छेनियां, मछली पकड़ने का कांटा, उस तरह के फलक और मूर्तियां ये सभी उपकरण जो है तांबे के मिले हैं। बर्तनों की बात करें 2 तरह के यहाँ के बर्तन मिले हैं, पतले बर्तन और मजबूत बर्तन। पतले बर्तनों में हड़प्पा पूर्व संस्कृति के प्रमाण पाए गए हैं। मजबूत बर्तनों में लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट कलाकारी जैसे मर्तबान, कलश, प्याले, तसले और ढक्कन और हंडी मिली है। ताम्रपाषाण काल के साथ यहाँ लोह युग के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। अगली सभ्यता बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है। विजय की पहाड़ी और भीमडुगरी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। महाभारत काल के जनपद की राजधानी है विराटनगर जो पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन यहाँ पर बिताए थे। विराटनगर इसकी राजधानी थी। ये विराटनगर कहलाता था जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मौर्य काल के जो अशोक के स्तंभ लेख हैं जैसे भाबरू या विराट का जो अभिलेख है वो मिला है यहाँ पर विराट से। भाबरू जो शिलालेख है इसे बौद्ध मठ भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये मौर्य काल के अवशेष विराट में देखने को मिले हैं। इसमें भाबरू शिलालेख और बौद्ध मठ।
उत्खनन में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 36 चांदी की मुद्राएं जो है तो ये कहाँ से मिली हैं? बेरार से मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी सिक्के हैं। स्वास्तिक चिन्ह, त्रिरत्न चक्र मिला है, चिन्ह युक्त घड़े और दीपक मिले हैं। नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक और लोहे की किले और हाथ से बना वस्त्र जो है मिले हैं। एक बालाथल में मिला है और एक बेराट में हाथ से बने वस्त्र मिले। वागोर और ओजन सभ्यता भीलवाड़ा में है। सांबर और जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। नगर और रेड सभ्यता टोंक में है। पश्चिमता और गिलोंडी सभ्यता राजसमंद में है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। नोह सभ्यता भरतपुर में है। भीनमाल सभ्यता जालोर में है। ये सभी याद होनी चाहिए। अगला अध्याय है आजादी के पूर्व सरकार का स्वरूप। राजशाही शासन किसे कहा जाता है? राजशाही शासन उसे कहा जाता है जिसमें शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता है? राजा होता है, वह राजशाही शासन कहलाता है। सरकार व मंत्री परिषद से योग से शासन संचालन करता है राजा, और मंत्रियों में जो प्रमुख मंत्री होता है उसे दीवान कहा जाता है। दीवान कौन है? जो मंत्रियों में प्रमुख होता है उसे दीवान कहते हैं। बख्शी कौन है? बख्शी का प्रश्न कई बार पूछा गया है। बख्शी सेना को वेतन देने का कार्य करता था। सेना संबंधी जो कार्य है वो करता था, सेना को वेतन देता था बख्शी। खजांची जो है आमदनी व खर्चों का हिसाब करता था खजांची। परगनाधिकारी जो है राज्यों में परगनों में विभाजन, जो राज्य है वो परगनों में विभाजित है और परगने की शांति व्यवस्था बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता था? परगनाधिकारी के द्वारा किया जाता था। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। रियासत और वंश की बात करें तो सिसोदिया ने मेवाड़ पर सिसोदिया वंश ने शासन किया। मारवाड़ पर राठौड़ों ने, आमेर में कछुआओं ने और मेवाड़ में भी चौहानों का यहाँ पर 1700 साल कमरी के भी चौहानों ने शासन किया। जागीरदारी व्यवस्था की बात करें, संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था के लिए भी जागीरदारी व्यवस्था की गई थी। किस प्रकार की थी? रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी जागीरदारी व्यवस्था। उत्तराधिकारी, जो राजा का बड़ा पुत्र होता था वह उत्तराधिकारी होता था। छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि दान में दी जाती थी और भूमि जो दी जाती थी और उसका स्वामी जो बनता था उसे क्या कहा जाता था? जागीरदार कहा जाता था। यानी उत्तराधिकारी बड़ा बेटा बनता था और अन्य बेटों को जो भूमि दी जाती थी वो जागीरदार बन जाते थे। प्रारंभ में राजस्थान में राजपूतों के इसमें जो है स्वरूप रक्त संबंध पर आधारित था। शैगोत्रीय कुलीय व्यवस्था पर जागीरदार बनाए जाते थे। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था में यहाँ पर मुगल शासकों के मनसबदार बन गए। जो मुगल शासकों के मनसबदार बन गए राजा है, जागीरदारों से स्वामी जैसा व्यवहार होने लगा और उनसे कर वसूला जाने लगा। ये मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था में ये बदलाव आ गया कि मुगलों के जो है वो राजा मनसबदार बनने लगे और जागीरदारों से स्वामी जैसा बर्ताव होने लगा और उनसे कर वसूला जाने लगा। अंग्रेजों के शासन के इसमें यहाँ पर 4 केंद्र शासित प्रदेश से 11 प्रांतों पर गवर्नर थे, जो सभी किसके प्रति उत्तरदायी थे? गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी थे? गवर्नर जनरल के। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वह समाप्त हो गया। इंग्लैंड के ताज एवं जो संसद है उसके नियंत्रण में चला गया था शासन। गवर्नर जनरल का पद है उसे वायसराय में बदल दिया गया और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। याद रखने वाली बात है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? कई बार पूछा गया प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन आया। यह गृह विभाग के अंतर्गत चला गया अजमेर मेरवाड़ा प्रशासन। राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में हुए। प्रथम विधानसभा चुनाव कब करवाए गए? 1952 में। प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री जो चुनाव हुआ मुख्यमंत्री है वो टीकाराम पालीवाल थे। अगला अध्याय है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। थार मरुस्थल में, अरावली पर्वतमाला में, पूर्वी मैदान में और दक्षिण पूर्वी पठार में बांटा गया है। थार मरुस्थल में लगभग 15 जिले आते हैं। 61% भाग 61% भाग पर थार मरुस्थल फैला हुआ है, जबकि अरावली पर्वतमाला 9% भाग पर है। पूर्वी मैदान पर 23% भाग पर पूर्वी मैदान है और 7% भाग पर दक्षिण पूर्वी पठार है। जनसंख्या में थार मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली में 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में 40% जनसंख्या, दोनों में थार और पूर्वी मैदान में 40% जनसंख्या निवास करती है। वहीं दक्षिण पूर्वी पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। भारतीय महामरुस्थल यहाँ ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो थार मरुस्थल में है। बालू का स्तूप है, दोहरे हैं, मरुभूमि है, गगन का मैदानी भाग है, अर्ध मरुस्थलीय भाग है, नागौर उच्च भूमि है और अंतःप्रवाही प्रदेश है यहाँ है। वहीं जो अरावली है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो मानी जाती है अरावली, यह खेड़ बर्मा गुजरात से रायसीन पहाड़ी दिल्ली तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यहाँ से अडावल भी कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? अडावल भी कहा जाता है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान का सबसे उच्च भाग माना जाता है अरावली। यहाँ से खनिज नदियों का उद्गम होता है, वनस्पति और जड़ी बूटियां हमें प्राप्त होती हैं। उसके अलावा पूर्वी मैदान में बीहड़, डांग और उत्खात भूमि पाई जाती है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है पूर्वी मैदान में पाया जाता है। यहाँ छप्पन के मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 गांव का समूह है और 56 नदी नालों के कारण जो है इसे छप्पन का मैदान यहाँ पर कहा जाता है। वहीं दक्षिण पूर्वी पठार जो है इसमें हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार में हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इसे हाड़ा शासकों ने यहाँ पर शासन किया। मिट्टी लावा निर्मित यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो लावा निर्मित है मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य पठारों के बारे में बताया है कि उड़िया का पठार सिरोही में है, मेसा का पठार चित्तौड़ में है, उपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य उपरमाल का पठार है। वहीं अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी उच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में है, 722 मीटर ऊंची है। बुढ़ाड़ का पठार कहाँ पर है? उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। लसाड़िया का पठार उदयपुर और प्रतापगढ़ के मध्य लसाड़िया का पठार है। अब जलवायु के बारे में बताए हैं। जलवायु को अक्षांश स्थिति जो है वो प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी जो है वो प्रभावित करती है और अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती है। ये जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण है। एकमात्र प्रदेश जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क अर्धशुष्क दोनों पर 61% भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपाद्र जलवायु जहाँ अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तर पूर्वी जिलों में जो है वो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। आद्र जलवायु सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आद्र जलवायु पाई जाती है। अति आद्र जलवायु जो है वो बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्वी झालावाड़ जो है यहाँ पर अति आद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऋतुओं के बारे में बताया है। 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु होती है। जुलाई से सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु होती है और अक्टूबर से फरवरी के मध्य शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 से 40 डिग्री होता है और दैनिक व्यावसायिक तापमान जो है यहाँ अधिक रहता है। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू और लू और गर्म धूलभरी आंधियां जो है वो चलती है।
वर्षा ऋतु में वर्षा जो है 90 से 95 सेंटीमीटर वर्षा वर्षा ऋतु में होती है और अधिक जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी में होती है। राजस्थान में जो अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर स्थान की बात करें, जिले की बात करें तो झालावाड़ यदि किसी स्थान पर होती है तो माउंट आबू में होती है तो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। शीत ऋतु में तापमान 0 डिग्री से कम चला जाता है। सबसे ठंडा जो स्थान है वो माउंट आबू है। यहाँ इस मौसम में शीतलहर और ठंडी पवनें चलती है। मावठ भूमध्य जो चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है मावठ होती है। दक्षिणी राजस्थान में वर्षा अरब सागर मानसून से जो है दक्षिण राजस्थान में वर्षा होती है अरब सागर मानसून से, और अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। वर्षा कम होने का जो क्रम है वो बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी भाग से जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग है उस ओर वर्षा कम होती है, यानी दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है और उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। इसलिए वर्षा का जो क्रम है ये घटते हुए तरफ बताया है। अकाल यानी सूखा, वर्षा का असामयिक और अपर्याप्त होना या अनिश्चित या अनियमित होना सूखे का कारण है। इसमें अनाज व पेयजल की कमी हो जाती है, इसलिए अकाल पड़ता है। कारण क्या है कि वनों की कटाई के कारण, भूमिगत जल का अतिदोहन के कारण और पारंपरिक जल संसाधनों की उपेक्षा के कारण जो है अकाल पड़ता है। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली में परिवर्तन होने लगती है तो वह मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसे कैसे कम किया जा सकता है? इसे वृक्षारोपण द्वारा कम किया जा सकता है। अगला अध्याय हमारा जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण में जल के समस्त स्रोत जो हैं इसमें नलकूप आते हैं, कुएं आते हैं, तालाब, नहरें, बांध, नदियां और झील आती हैं। नदियां का जो जल प्रवाह है यह अपवाह तंत्र कहलाता है। जो नदियों का जो जल प्रवाह है उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहा जाता है। राजस्थान का अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है, अरब सागर की ओर जाता है और आंतरिक जो कहीं नहीं जाता है ये बंगाल की खाड़ी में जो है चंबल नदी जाती है। इसकी सहायक नदियों में बनास, काली सिंधु और पार्वती आती हैं। चंबल जो है वह यमुना में मिल जाती है और यमुना गंगा में मिल जाती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो राजस्थान में प्रमुख नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली चंबल है। अरब सागर का अपवाह तंत्र अगर देखें यहाँ तो माही नदी, लूनी नदी, साबरमती और पश्चिमी बनास जो है ये अरब सागर में गिरती है। आंतरिक प्रवाह में जो स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है आंतरिक नदियां कहलाती हैं, जिसमें घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेडा जो है ये आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। इसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। घर में साका रुका, घर में बड़ा साका रुका या घर में साका रुका के नाम से भी आप आंतरिक प्रवाह की नदियां याद रख सकते हो। राजस्थान की प्रमुख नदियों को अगर देखें तो सबसे पहले हम चंबल नदी को देखते हैं, जहां उद्गम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी की बात आई तो चंबल नदी है जो सबसे लंबी है राजस्थान में और वर्ष भर बहने वाली नदी है। प्रवाह क्षेत्र इसका भैंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़ में यह प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में यह बाद जो यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो इसको क्रम कैसे याद रखोगे कि 4 का बूंदी सकर, 4 से चित्तौड़गढ़ में आता है भैंसोरगढ़, 4 का से कोटा, बूंदी और सकर से सह से सवाईमाधोपुर का सकर यानी सवाईमाधोपुर और करौली, 2 से धौलपुर यानी 4 का बूंदी सकर 2। ये प्रवाह क्षेत्र आपको याद हो जाता है, 4 का बूंदी सकर 2। सहायक नदियों की बात करें चंबल की तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंधु और पार्वती। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सहायक नदियों का प्रश्न पूछा जाता है, याद रखनी है। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंधु और पार्वती हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा, जो किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। अगली आती है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और यह सवाईमाधोपुर के रामेश्वर में चंबल में मिल जाती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर। रांची भी टॉस जीती जाता है, जैसे राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाईमाधोपुर में यह रामेश्वर में चंबल में मिल जाती है बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। चंबल के बारे में बताया था कि यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों का अगर नाम आता है यहाँ पर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी की बात आती है तो बनास नदी आएगी। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ बनास नदी की सहायक नदियाँ मेनाल हैं, कोठारी हैं, बेड़च हैं, खारी। याद रखनी है, मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी जो है ये बनास की सहायक नदियाँ हैं। टोंक जो है वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी के किनारे था और टोंक जो है वो बनास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अब आती है लूनी नदी, जो सरस्वती और साबरमती धारा से है, निकलती है गोविंदगढ़ अजमेर से। लूनी नदी इसका प्रवाह जो है वो अजमेर से बयावर, नागौर, पाली, जोधपुर और बालोतरा में इसका जो है प्रवाह होता है। बाड़मेर और जालौर ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बालोतरा तक जो है इसका जल मीठा है, बाद में खारा हो जाता है। बालोतरा तक इसका जो पानी है वह मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां जो है जोजड़ी, बांडी, जोवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी और गुइया जो है ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र खंबात की खाड़ी। माही नदी की सहायक नदी है सोम और जाखम नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी का उद्गम जो है बेराट की पहाड़ी से होता है, जो कोटपुतली बहरोड से, इसे की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। भरतपुर में गंगा पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है बाणगंगा नदी। गगर नदी यह शिवालिक श्रेणी के हिमालय पर्वत हिमाचल प्रदेश से निकलती है, शिवालिक श्रेणी से। हनुमानगढ़ नगर में इसका प्रवाह क्षेत्र है गगर का। इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी का अवशेष जो है वो यह सहायक माना जाता है, सरस्वती नदी का। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बताया है। बांध बनाने से क्या होता है कि जल विद्युत, सिंचाई, वृक्षारोपण, भूमिगत जल सुधार, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रवर्धन और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसी कारण से बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, यानी इतने सारे कार्य होने के कारण से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए क्या कहा? पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक भारत के मंदिर किनके द्वारा जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। चंबल परियोजना
सबसे पहले संबल परियोजना के बारे में बताया, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, संबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे जल विद्युत और सिंचाई का कार्य किया जाता है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। जवाहर सागर और कोटा बैराज जो है वो कोटा में 2 बांध बने हुए हैं। तो ये चारों बांध याद होने चाहिए। गांधी का राज के नाम से इसे याद रख सकते हैं, गांधी का राज। अगली बहुउद्देशीय परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यह बांसवाड़ा में माई नदी पर बनी हुई परियोजना है। यह जल विद्युत और पेयजल और सिंचाई के लिए बनाई गई माही बजाज सागर परियोजना। बिशनपुर परियोजना, यह बिशनपुर में टोडा रायसिंग टोंक में बनी हुई परियोजना है। बिशनपुर परियोजना बनास नदी पर बनाई गई परियोजना है, जो सिंचाई और पेयजल के लिए है। पेयजल जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, डीडवाना, कुचामन को यह पेयजल सुविधा प्रदान करती है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान याद रखने वाली परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना है। इससे सिंचाई और पेयजल व्यवस्था होती है। और राजस्थान में बाड़मेर और जालोर को लाभान्वित किया जाता है। सिंचाई जो जवाई परियोजना जो है यह पाली में है और जवाई नदी पर बनाई गई है। सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी पर बनाई गई परियोजना है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बनाई गई परियोजना है। अब राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में बताया गया है। उदयपुर में पिछोला जिले हैं, उदय सागर जिले हैं, फतेह सागर जिले हैं, गोवर्धन सागर, रंग सागर और स्वरूप सागर। इतने जिले कहाँ पर हैं? उदयपुर में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद जिले कहाँ है? सलूम्बर में है। वर्तमान जिला जो सलूम्बर है उसमें जयसमंद जिला आती है। इसका निर्माण 1687 से 91 के मध्य मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया जयसमंद जिले का। किस नदी का पानी रोककर? गोमती नदी का पानी रोककर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की अगर बात आती है तो जयसमंद झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में पुष्कर झील जो एक प्राकृतिक झील है। यहाँ अन्ना सागर झील और पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। सिरोही में नक्की झील है जो सर्वोच्च ऊंचाई की एक प्राकृतिक झील है। राजमंद में राजमंद झील है। उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है किस झील के उत्तरी किनारे को या फिर नौचौकी के नाम से जाना जाता है? तो यह है राजमंद झील है। राजमंद में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर ये जिले जोधपुर में हैं। याद रखनी है बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जैसलमेर में गढ़सीसर झील है। डूंगरपुर में गेप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। कोलायत झील बीकानेर में। सिलीचर झील अलवर में। सभी महत्वपूर्ण जिले हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांभर झील जो है वो जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन के मध्य है। याद रखना जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन के मध्य जो है सांभर झील है। पंचभद्रा बालोतरा में है। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में है। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। पोखरण झील जैसलमेर में है। फलोदी झील फलोदी में है। खारे पानी की झीलों के लिए हम याद रखते हैं रेबा का कुत्ता, साड़ी का पल्लू फाड़े, इसमें सभी जो है खारे पानी की झीलें आ जाती हैं। जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फव्वारा सिंचाई परियोजना और एनीकट बनाए जाते हैं। रूफ टॉक जो छत से पानी कुओं में जाता है उसे रूफ टॉक कहा जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा का पानी भूमिगत किया जाता है उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। प्राचीन जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें टांका, खंडीन और दोहड़े बनाए जाते थे जल संरक्षण के लिए। अगला अध्याय है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान की जो कृषि है उस पर 60% भाग भूभाग मरुस्थल है और कृषि को जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की जो कृषि में फसल है 3 तरह की फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल की बुआई सर्दी के प्रारंभ में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में की जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई तक काट ली जाती है। रबी की फसलों में प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो इनमें गेहूं आता है, जो चावल, चना और सरसों ये रबी की फसलें हैं। खरीफ में ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल ये खरीफ की फसलों में आते हैं। जायद की फसलों में खरबूज, तरबूज और ककड़ी जो सब्जियां हैं ये जायद की फसलें में आती हैं। कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है? 3 प्रकार के कारण यहाँ पर बताए हैं। प्राकृतिक कारण जिसमें बार बार सूखा पड़ना, रेतीली मिट्टी के कारण, बंजर भूमि के कारण और मृदा प्रवर्धन के कारण जो है ये पिछड़ापन बताया है। आर्थिक कारण बताए हैं किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य होना, पुरानी तकनीक होना, उत्तम खाद बीज की कमी होना। उसके अलावा संगठनात्मक भी कारण बताया है कि भूस्वामित्व की समस्या होना, नीतिगत कमजोरियां, ये 3 तरह के कारण जो है कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताई हैं। राजस्थान विशेषताएं बताई है कि सर्वाधिक उत्पादन जो है बाजरा, सरसों और ग्वार का होता है। मूंगफली का उत्पादन राजस्थान में दूसरा स्थान है। ये प्रश्न पूछा गया था पहले कि राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सबसे पहला जो प्रथम स्थान है वो गुजरात का आता है मूंगफली में। दक्षिण राजस्थान में प्रमुख खेती मक्के की जाती है। मक्का की खेती कहाँ की जाती है? दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। गेहूं में प्रथम जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर गेहूं में प्रथम स्थान रहता है। सिंचाई की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 17.5 लाख हेक्टेयर पश्चिमी राजस्थान में जो है वो सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर से। 66% जो है कुएं व नलकूपों ट्यूबवेल जो है उससे सिंचाई की जाती है। 33% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और कुल राजस्थान की भूमि के 35% पर ही जो है वो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जहाँ कुएं नलकूप 66% और नहरों से 33% सिंचाई होती है। राजस्थान में पशुपालन की बात करें तो देश में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान पशुपालन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। भारत का 11.27% पशुधन जो है राजस्थान में रहता है। कितना प्रतिशत? 11.27%। पालतू पशु में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आते हैं। पालतू पशु में सबसे ज्यादा कमी जो है ऊंट व गधों में जो चिंताजनक कमी है वो देखने को मिली। उसके अलावा भेड़ और बकरियों में भी कमी आई है। तो राजस्थान में ऊंट और गधों में चिंताजनक कमी आई है, भेड़ बकरियों में भी कमी देखने को मिली है। इस पशु जनगणना के अनुसार 20वीं पशु जनगणना के अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। वृद्धि किसमें देखने मिली है? गाय और भैंस में जो है वृद्धि देखने को मिली है। मुर्गी पालन जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है व्यवसाय में तेजी आई है। पशुपालन से लाभ क्या है? पशुपालन से हमें पौष्टिक आहार मिलता है। पशुपालन से दूध, दही, मक्खन, घी और छाछ मिलते हैं। औद्योगिक विकास होता है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा और चारा उद्योग
समस्याएं क्या है? पशुपालन की समस्याएं कि पशुपालक की निर्धनता, आहार और इलाज के लिए पैसे नहीं होते, घटिया नस्ल का पशु होना, चारागाह गाँव की कमी, व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी और अकाल पड़ना, ये समस्याएं सामने आती हैं। राजस्थान में खनन, 67 प्रकार के खनिज जो हैं पाया जाता है राजस्थान में। कितने प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं? तो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कह सकते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 67 प्रकार। सर्वाधिक उपलब्ध जो है राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट है जो सर्वाधिक उपलब्ध है। उत्पादन में एकाधिकार, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? तो यहाँ सीसा में, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर, यहाँ उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। अन्य चूना पत्थर, टंगस्टन, अवैध तांबा, इमारती पत्थर जो है पाए जाते हैं। अवैध खनन से क्या है कि पर्यावरण के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं अवैध खनन के कारण। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य जो है ये आधारभूत सेवाएं हैं। कौन उपलब्ध कराता है? सरकार का प्रमुख दायित्व है कि शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य ये उपलब्ध करवाएं। शिक्षा जन्मजात क्षमताओं का विकास करती है, चारित्रिक व व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है शिक्षा। कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, कक्षा 8 तक उच्च प्राथमिक है, 10 तक माध्यमिक विद्यालय है, 12 तक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ये विद्यालय शिक्षा होगी। उच्च शिक्षा में महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है और मेडिकल शिक्षा, इस तरह की जो राजस्थान में है शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। कौन सा अधिनियम है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति की देखरेख जो है वो की जा रही है। निःशुल्क जो उपलब्ध है शिक्षा प्रदान की जा रही है, पाठ्य पुस्तक निःशुल्क, पुरस्कार दिए जा रहे हैं, छात्रवृत्तियां दी जा रही है, छात्रावास की सुविधा दी जा रही है, गणवेश जो ड्रेस है वह उपलब्ध करवाई जा रही है, मध्य महाभोजन जो मिड डे मील है वो दिया जा रहा है और दूध जो है वो भी विद्यालय में पिलाया जा रहा है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी और गार्गी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी में क्या है कि कक्षा जो 8 और 10, 12 में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं उनमें यदि कोई जिले में प्रथम स्थान आती है तो 8वीं कक्षा के लिए 40,000, 10वीं के लिए 75,000 और 12वीं कक्षा के लिए 1 लाख रुपये और स्कूटी जो है वो दी जाती है यदि जिले में कोई बालिका जो है प्रथम आती है। गार्गी पुरस्कार में जो कक्षा में 10 में 75% अंकों के साथ पास होती हैं उन्हें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होने पर 3,000 और 12वीं में 3,000, यानी दोनों मिलाकर 6,000 रुपये दिए जाते हैं गार्गी पुरस्कार के तहत। साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता जो है वो 66.11% है, जिनमें पुरुष साक्षरता जो है वो 79.19% है और महिला साक्षरता बार बार पूछा जाता है 52.12% जो है वो महिला साक्षरता है राजस्थान की। स्वास्थ्य के बारे में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक, ये स्वास्थ्य होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक आते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा की प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो SHC बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC बनाए गए हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भी जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य योजनाओं में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो मां योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जिसमें 850 रुपये प्रति वर्ष से लिए जाते हैं और 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य जो लाभ है वो प्रदान किया जाता है। 10 लाख रुपया बीमे के रूप में दिए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जिनका खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है उनको 850 रुपये भी नहीं देने पड़ते। मुख्यमंत्री सहायता एवं जीवन रक्षा कोष, यह है सहायता करने वाले जो भला आदमी हैं, भले आदमी को प्रोत्साहन राशि के रूप और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना में 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपये जो है बालिका को दिए जाते हैं जब वह 21 वर्ष तक की हो जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा और जांच योजना, ये दोनों जो है निःशुल्क जांच की जाती है और दवा दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव करवाने पर जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण महिला को 1400, शहरी महिला को 1,000 रुपये दिए जाते हैं। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल से जब घर आने का खर्चा है वो निःशुल्क है जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना के तहत। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो है, इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों और विधायकों को जो है यह सुविधा जो है दी जाती है, जिसके तहत जो बाहर से भी यदि वो दवाई लेते हैं तो उनका जो खर्चा है वो सरकार देती है। संचार एवं डाक सेवा, संचार एवं डाक सेवा संदेशों, विचारों का आदान प्रदान संचार कहलाता है और इनके संचार के जो साधन हैं टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ आदि जो है संचार के साधन हैं। डाक सेवा की बात करें, संदेश और सामग्री का आदान प्रदान जो सुविधा है वो डाक सेवा द्वारा किया जाता है। संदेश और सामग्री ये दोनों चीजें हैं वो डाक सेवा देती है। पारंपरिक साधन में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे होते थे। रजिस्टर्ड पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, ये बचत खाते जो है वे चलाए जा रहे हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो पोस्ट ऑफिस में सर्वाधिक खुलाए जाने वाले खाते हैं। बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं बैंक जो है मुद्रा और रुपयों का लेन देन या व्यवसाय करती है और ब्याज लेती है। बैंकिंग का कार्य ये है कि मुद्रा का लेन देन करना और उस पर ब्याज। जमा राशि ATM, चेक, ड्राफ्ट से निकाल सकते हैं और यहाँ लोक सुविधा भी बैंक प्रदान करता है। सभी बैंक RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं, सभी बैंक किसके अधीन कार्य करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन कार्य करते हैं। अब आती है राजस्थान में परिवहन सेवा। 3 तरह का परिवहन राजस्थान में पाया जाता है, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। सड़क परिवहन में राजस्थान राज्य परिवहन निगम, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को जो है राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई। रेल परिवहन में राजस्थान में 2 जोन बनाए गए हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है उसका मुख्यालय जयपुर है। मंडल 5 बनाए गए हैं, राजस्थान में 5 मंडल बनाए गए हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 मंडल बनाए गए हैं। भारत का सबसे रेलवे मंडल जो कक्ष है वो उदयपुर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो कहाँ है? उदयपुर में है। वायु परिवहन जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर। जयपुर का जो सांगानेर हवाई अड्डा है यह अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र जो है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वायुसेना के अधीन हवाई अड्डों में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी और रतनाड़ा, ये जो है वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। रेल परिवहन में जयपुर मेट्रो जो जयपुर में संचालित की गई 3 जून 2015 को मेट्रो रेल सेवा जो है यह 3 जून 2015 को संचालित की गई। रेलगाड़ी की अगर बात आती है कि पहली रेलगाड़ी राजस्थान में कहाँ से
कहाँ तक चलाई गई थी, तो यह अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। आगरा फोर्ट जयपुर से बांदी कुई तक जो है वो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में पहली रेल सेवा कब संचालित की गई और कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई थी, तो अप्रैल 1874 में आगरा फोर्ट जयपुर से लेकर बांदी कुई तक यह चलाई गई थी। अगला अध्याय है लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान में धर्म की अगर बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो है धर्म अपने राजस्थान में है। आदिवासी जातियों में भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, दामोर आते हैं। विविधता की अगर बात करें तो भाषा में वेशभूषा, रहन सहन, खान पान सभी अलग अलग हैं। मातृभाषा यहाँ की राजस्थानी है। इसके दो स्वरूप हैं, इसमें पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी में ढूढ़ाड़ी जो जयपुरी बोली है, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी आती है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, मेवाड़ी आती है, बागड़ी आती है और शेखावाटी। ये पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थान की ये बोलियां याद करनी है। वेशभूषा की बात करें तो पुरुष जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं, ये पुरुष परिधान है। महिलाएं घाघरा पहनती हैं, चोली पहनती हैं और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। मनोरंजन के पारंपरिक जो साधन, मनोरंजन का जो पारंपरिक साधन है उसके बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो गिल्ली डंडा खेल है, सितोलिया, लुका छुपी जो आंख मिचौली खेल है, गोटादड़ी, मारदड़ी, लड्डू चक्कर, कंचे का खेल, चौपड़ चौसर, चरबर और नरनारी, ये खेल जो है ग्रामीण क्षेत्र के खेल बताए गए हैं। अन्य मनोरंजन के साधनों में सपेरे जो सांप द्वारा दिखाते हैं, कालबेली हो गए, मदारी हो गए, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली, ये जो है मनोरंजन के साधन बताए गए। लोकनाट्यों में ख्याल आता है, हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, सवांग, नौटंकी और भवई, ये मनोरंजन के बताए हैं। सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करें तो त्योहारों में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, गणगौर और तीज, शीतलाष्टमी और अक्षय तृतीया, ये प्रमुख त्योहार हो गए। लोकनृत्यों में गौरी और गैर रमत जो है लोकनृत्य हैं। सबसे पहले यहाँ गणगौर के बारे में बताया है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर पर किसकी पूजा की जाती है? शिव पार्वती की पूजा की जाती है। तीज कब मनाई जाती है? तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन नव विवाहिताएं पेड़ों पर झूला झूलती हैं। कजली तीज या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद में कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भादों की कृष्ण तृतीया को कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? शीतला देवी की पूजा की जाती है, जिसमें बासुड़ा भोजन जो एक दिन पहले का भोजन होता है, बासुड़ा भोजन का भोग लगाया जाता है। और सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला बढ़ता है और वल्लभनगर उदयपुर में भी मेला बढ़ता है। शीतलाष्टमी को 2 मेले बढ़ते हैं, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में और वल्लभनगर उदयपुर में। अगला है अक्षय तृतीया। आका तीज कब मनाई जाती है? बैशाख कृष्ण तृतीया को जो है वो आका तीज मनाई जाती है। गेहूं, बाजरा, तिल जो से पूजा की जाती है और गेहूं का जो बाजरे का खिचड़ा है, गेहूं बाजरे का खिचड़ा जो है वो आका तीज पर मनाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख मेलों में अगर देखें तो पुष्कर मेला जो है, पुष्कर मेला अजमेर में जो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, पुष्कर मेला, इसका आकर्षण का केंद्र ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर झील है। केला देवी का मेला करौली में लगता है जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, इसे लक्की मेला भी कहा जाता है। यह चैत्र कृष्ण 12 से लेकर चैत्र शुक्ल 12 तक लगता है, लक्की मेला है। केला देवी का मेला करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगला है महावीर जी का मेला, चंदनगांव हिंडौन करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से बैशाख कृष्ण तृतीया तक यह मेला लगता है। 24 में तीर्थंकर महावीर जी जो लाल रंग की भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। दशहरा का मेला कोटा में लगता है। इसके प्रमाण जो शुरुआत में दुर्जन साल सिंह के समय में मिलते हैं जो 1729 से 1756 के मध्य थे। आकर्षक बनाया था दशहरा के कोटा मेले को किस समय में आकर्षक बनाया गया? उमेद सिंह द्वितीय के समय में जो आकर्षक है वो मनाया गया था। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या उदयपुर में मनाई जाती है और श्रावण कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, यानी श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। यह शुरू की गई थी फतेह सिंह के समय 1899 ईस्वी में जो है हरियाली अमावस्या। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो ईरान से भारत आए थे और इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक जो है ये उसे लगता है, रजब माह की 1 से 6 तारीख। सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल ये है माना जाता है। गणेशपुर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। माघ पूर्णिमा को लगता है, याद रखने वाला प्रश्न है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और किस संगम पर लगता है? सोममाही जाखम के संगम पर गणेश्वर में यह मेला लगता है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है ये। कणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। काले सफेद चूहे यहाँ पर अत्यधिक हैं, सफेद चूहों को यहाँ काबा कहा जाता है। कहाँ लगता है मेला? देशनोक बीकानेर में लगता है। ये प्रश्न पूछा गया था, बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी जो है कणी माता है। खाटू श्याम जी का मेला खाटू शिखर में लगता है। फाल्गुन शुक्ल 10वीं से द्वादश तक जो है, 10वीं से 12 के बीच में जो है ये फाल्गुन शुक्ल मेला लगता है खाटू श्याम जी का मेला। बाबा रामदेव का मेला जो है वो रुणेचा, बाबा रामदेव का मेला रुणेचा पोखरण जैसलमेर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। सभी वर्गों में धर्मों के लोगों की आस्था जो है बाबा रामदेव के मेले में। गलियाकोट का जो उर्स है वो कहाँ लगता है? सागवाड़ डूंगरपुर में लगता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, गलियाकोट का उर्स सागवाड़ डूंगरपुर में। फखरुद्दीन मोला की मंजार है यहाँ। गलियाकोट में किस की मंजार है? फखरुद्दीन मोला की मंजार है, जिसे मंजार ए फकीरी भी कहा जाता है। फखरुद्दीन मोला की मंजार। दाऊदी बोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये दाऊदी बोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट का उर्स। जीन माता का मेला कहाँ लगता है? शिखर में लगता है। भरतहरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। तेजा जी का मेला पर्वतसर डीडवाना कुचामन में लगता है। गोपा जी का मेला हनुमानगढ़ में लगता है। प्रमुख लोक देवता संतों की अगर बात करें तो लोक देवता पूजनीय क्यों है? क्योंकि इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, मानव सेवा की, ये वन रक्षक थे। किसी ने पशु रक्षा की तो किसी ने गुरु भक्ति की और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। गोगा जी 5 पीरों में पूजे जाते हैं। 5 पीरों में 5 पीरों में गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बूज जाते हैं। याद कैसे रखेंगे? गोपा राम मेह, यानी ये 5 पीरों में हो गए गोपा राम मेह। तो गोगा जी तो हंस आ सकते हैं, ये गोरखनाथ से प्रभावित थे। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है और गोगा नवमी पर गोगा मेली हनुमानगढ़ में मेला लगता है। तेजा जी गोरक्षार्थ अपने प्राण दिए थे। पर्वतसर डीडवाना कुचामन में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला लगता है। पर्वतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बाबू जी जो है वो राठौड़ थे।
पाबू मंडे में इनका प्रमुख मंदिर है। ऊँटों के देवता के रूप में जो है बाबू जी पूजे जाते हैं। फड़ चित्रण में जीवन चरित्र दिखाया गया है बाबू जी का। रामदेव का प्रतिमा जो है मेला लेता है। मुस्लिम इसे राम सापीर के नाम से पूछते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक माने जाते हैं रामदेव जी। मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, मीराबाई जिनका जन्म कुर्की मेड़ता उदयपुर में हुआ, विवाह है भोजराज के साथ हुआ जो मेवाड़ के सिसोदिया यानी राणा सांगा के बेटे थे भोजराज। भक्ति जो है वो कृष्ण भक्ति की। दादू दयाल निर्गुण भक्ति की। दादू दयाल ने कुरीतियों का विरोध किया। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। यह प्रश्न पूछा जाता है 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे? दादू दयाल थे। इनका देह त्याग जो है वो 1603 में नारायणा जयपुर में हुआ। जाम्बू जी जो है इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 या ईस्वी की बात करें तो 1451 में हुआ। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्म हुआ। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ। बिश्नोई संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी हैं। इन्होंने जीव हत्या और पर्यावरण रक्षा के लिए कार्य किए। जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ। ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे जसनाथ जी। श्रद्धानाथ जी की बात करें तो लक्ष्मणगढ़ शिखर में इन्होंने आश्रम बनवाया था। लक्ष्मणगढ़ शिखर में किस संत के द्वारा आश्रम बनवाया गया? तो श्रद्धानाथ जी के द्वारा। मान्यता स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है? श्रद्धानाथ जी के द्वारा कहा गया है जिन्होंने लक्ष्मणगढ़ शिखर में आश्रम बनवाया था। आगे है राजस्थान की हस्तकला। काष्ठकला या लकड़ी से जो कलात्मक वस्तुएं जैसे बेवान, कावड़, ठप्पे, यह बसी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के खिलौने व कठपुतली जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। खिलौने और कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियां जो है वो जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। फर्नीचर जो है शेखावाटी और बीकानेर में बनाए जाते हैं। मूर्तिकला के बारे में, मूर्तिकला एवं पत्थरों पर बारीक जो नक्काशी की जाती है, खोदकर किया जाने वाला कार्य जो है वो नक्काशी कहलाता है। टेराकोटा मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से जो मूर्तियां या सजावटी उपयोगी सामान बनाए जाते हैं टेराकोटा कहलाती हैं। मोलिला गांव जो है राजमंद नाथद्वारा राजमंद में, उसके अलावा अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा का कार्य किया जाता है। ब्लू बॉर्डरी चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का जो अंकन किया जाता है वो ब्लू बॉर्डरी कहलाती है। उसके अलावा ब्लैक बॉर्डरी भी होती है, सुनहरी बॉर्डरी भी। लाख का काम जयपुर जोधपुर के जो आभूषण है वो प्रसिद्ध हैं। लाख का काम आभूषणों की बात करें जड़ाऊ गहनों में जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर जड़ाऊ गहनों के लिए। थेवा कला कांच पर बारीक सोने की जो नक्काशी की जाती है थेवा कला कहलाती है। कांच पर यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्ती जो है कपड़े पर छपाई कार्य किया जाता है। काशिंदा कार्य, गोटाकारी, पशुओं के चित्र कपड़ों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पेच वर्क कई जगहों से कपड़े काटकर सील दिए जाते हैं, पेच वर्क कहलाता है। अन्य काम में गोटे, किनारी, आरीदारी का जो कार्य है। राजस्थान को रंगीला राजस्थान है वह कहा जाता है। अगला अध्याय हमारा भौगोलिक संकेतक है। राजस्थान की प्रमुख कलाएं एवं उत्पाद की अगर बात करें, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है जीआई टैग है। ऐसे उत्पाद जिनकी विशेषता व प्रतिष्ठा उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण हुई हो वो जीआई टैग जो है प्रदान किए जाते हैं। ऐसे उत्पाद जिनकी विशेषता और प्रतिष्ठा विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण हुए उन्हें प्रदान किए जाते हैं। कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो DPIIT जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है नई दिल्ली द्वारा जो है ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। किन्हें प्रदान किए जाते हैं? ऐसे उत्पाद जिनकी विशेषता प्रतिष्ठा उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष भौगोलिक क्षेत्र के कारण हुई हो। इसका मुख्यालय जो है इसका DPIIT नई दिल्ली का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसका मुख्यालय कितने वर्षों के लिए मान्य होता है जीआई टैग? यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। जब एक किसी वस्तु या स्थान को जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो वह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत का पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था दार्जिलिंग की चाय था। याद रखने वाली बात है, भारत का पहला उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया चाय था। 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया। राजस्थान में अगर बात करें 2025 तक 18 उत्पाद और 4 लोगों यानी कुल मिलाकर 22 जीआई टैग जो है राजस्थान को दिए जा चुके हैं। कब तक? 2025 तक 22 जीआई टैग। बगरू प्रिंट जयपुर जो बगरू कस्बा है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बगरू प्रिंट को मटिया रंग की पृष्ठभूमि और लाल रंग की जो छपाई, लाल और काले रंग की छपाई का कार्य किया जाता है। प्राकृतिक रंगों द्वारा यानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी लकड़ी के ठप्पे द्वारा कार्य किया जाता है। छपाई जो है छिपा समुदाय के द्वारा विशेषता की जाती है। ब्लू बॉर्डरी जयपुर की है। ब्लू बॉर्डरी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी, यह मिट्टी के बर्तनों पर जो की जाता है उसे पोट्री कहा जाता है। नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। यह कब से कहाँ से लाए थे? जो महाराजा मानसिंह प्रथम है ये लाहौर से कुशल कारीगर जो है जयपुर लाए थे। प्रश्न पूछा गया है ब्लू बॉर्डरी किन किस्में में? तो मानसिंह प्रथम किस्में लाहौर से ये कलाकार जयपुर लाए थे। सर्वाधिक विकास राम सिंह किस्में हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो श्री कृपाल सिंह शेखावत है। ब्लू बॉर्डरी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन्हें 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कठपुतली कला को जीआई टैग प्रदान किया गया जो लकड़ी से बनी होती है या भाट जाति के होते हैं। मुख्य स्थल मारवाड़। विशेष योगदान श्री देवीलाल सांबर को जो है विशेष योगदान के लिए जाना जाता है कठपुतली के लिए। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन जो हरे रंग का कांच होता है, बेल्जियम जो कांच होता है उस पर जो है सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार महेशराज सोनी। महेशराज सोनी किस कला के कलाकार हैं? थेवा कला के कलाकार हैं महेशराज सोनी, याद रखना है। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टेराकोटा मोलेला राजमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। यह सिरेमिक मिट्टी होती है। उच्च ताप पर पकाते हैं और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की है जहाँ लट्ठा या मलमल की छपाई जो छापे होते हैं वो दुनिया और बूंदी रंग के छापे होते हैं। रंग काला और लाल रंग का होता है। लोकप्रिय बनाने का कार्य सांगानेरी प्रिंट के लिए श्री मन्नालाल गोयल को जाना जाता है। मन्नालाल गोयल किसके लिए जाने जाते हैं? सांगानेरी प्रिंट को लोकप्रिय बनाने के लिए मन्नालाल गोयल को जाना जाता है। पिछवाई कला नाथ द्वारा की है जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे बड़े आकार के जो पर्दों का चित्रांकन किया जाता है वो पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की है। इसे अन्य नाम मनवंती कला भी कहा जाता है। ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है वह उस्ता कला कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार जो है शामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसे तो उस्ता नाम से है इसलिए उस्ता कला हो गया। शामुद्दीन उस्ता। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, इसे मनवंती कला भी कहा जाता है। बीकानेर की प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी उदयपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है। फौलादी वस्तुओं पर सोने के तारों से जड़ाई का कार्य जो किया जाता है कोफ्तगिरी कहलाती है। जो फौलादी वस्तु हैं उन पर सोने के तारों से जड़ाई की जाती है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर का है जो विशिष्ट स्वाद और तीखेपन के कारण भारत में प्रसिद्ध है।
विशिष्टवाद तीखेपन के कारण बीकानेरी भुजिया। सोजत मेहंदी जो है सोजत पाली में है। कोटा डोरिया, कोटा की जो कॉटन की साड़ियों पर जरी का काम है वह प्रसिद्ध है। मकराना का संगमरमर जो मकराना नागौर में है अपनी चमक एवं सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। फुलकारी जो है चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की गई जो कढ़ाई है फुलकारी कहलाती है। कासिंदा क्राफ्ट जो है ये बीकानेर का है। मनमोहक दर्पण कला और सिलाई के लिए विवाह संबंधी जो उपहार है वो तैयार किए जाते हैं कासिंदा कारी क्राफ्ट में। पोखरण पोटरी में मिट्टी के बर्तनों पर रंगाई छपाई का कार्य आकर्षक है। जोधपुरी बंदेज जोधपुर का है जो कपड़े को बांध कर रंगने की जो कला है जोधपुरी बंदेज है। केर सांगरी जो है वह पश्चिमी राजस्थान में जो खाद्य उत्पाद है अप्रैल 2025 में जीआई टैग जो है किसे प्रदान किया गया था। केर और सांगरी को पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। खाद्य उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया अप्रैल 2025 में केर सांगरी को। तो यह पुस्तक हमारी कंप्लीट होती है। इसमें अध्याय 12वां और 13वां जो योग वाला और अग्नि वाला जो है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता। और आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी।